Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 12 अक्टूबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तांजानिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में दोस्तों यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चेंड मेनेवेट, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। तो ये जो नाम है ये किस चीज़ को रेफ़र करते हैं आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये सभी बर्ड्स हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्या ये प्राइमेट्स हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्या ये रेप्टाइल्स हैं? या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एम्फीबियंस हैं? तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में अब आगे फर्दर कुछ बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको पता होगा आज से 4-5 दिन पहले गाज़ा पट्टी की साइड से, गाज़ा पट्टी को बेसिकली जो हमास कंट्रोल करता है, उसने इजराइल के ऊपर में 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे, जिसकी वजह से यहाँ पर इजराइल के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही मची। काफ़ी सारे लोगों की जान गई, हज़ारों लोग आज के समय पर घायल भी हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ में हमास के कुछ लोग यहाँ पे इजराइल के अंदर एंटर करे, स्पेशली इजराइल के सदर्न पोर्शन में, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को किडनैप करके अपने साथ में ले गए। उनकी मांग है कि जब तक इजराइल ने जिन पैलेस्टीनियंस को जेल में बंद कर रखा है उनको नहीं छोड़ते, तब तक यहाँ पर इजराइल से जो हमास ने लोगों को किडनैप किया है वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये पूरा डिस्प्यूट है ये धीरे धीरे करके और बढ़ता हुआ चला गया। अब दोस्तों, इतना जब हुआ तो उसके बाद में इजराइल ने रिटेलिएशन में काफ़ी सारे अटैक किए हैं। इजराइल ने वापस से बॉम्बार्डिंग की है, और मैं आपको बता दूं, न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि बॉम्बार्डिंग एक बहुत बड़े लेवल पर लगातार की जा रही है, दिनों रात। गाज़ा पट्टी में कई सारे मॉस्क हैं, कई सारे मस्जिद हैं, वो भी गिर चुके हैं। आपने उनका वीडियोज़ और साथ ही साथ में जो फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे। इस तरीके से जो बॉम्बार्डिंग है वो इजराइल के साइड से की गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर सुनकर भी लग रहा होगा सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और ये जो वॉर है ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। ये खुद यहाँ पे इजराइल की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया कि भाई वॉर अगर यहाँ पे गाज़ा पट्टी की साइड से शुरू हो चुकी है तो ख़त्म अब हम करेंगे। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए बहुत सारे भारतीय जो इजराइल में गए हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियंस काफ़ी सारे इजराइल में हैं जो कि वर्क करने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब खैर वो सब सुरक्षित हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ पर्सन्स ऐसे हैं, कुछ इंडियन सिटीजन्स ऐसे हैं जो वापस से भारत आना चाहते हैं वहाँ की सिचुएशन को देखकर। तो उनके लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। तो इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन विजय। इसका अनाउंसमेंट कल आप देख पाओगे, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया। ये यहाँ पर आप देख पाओगे, ट्विटर पर इन्होंने मेंशन किया है, लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ आवर सिटीजन्स हु विश टू रिटर्न। जो चाहते हैं वापस आना वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट और कुछ और अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। तो वो दोस्तों इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जिसके बेसिस पे हमने आज का थंबनेल भी बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा साल 2023 चल रहा है दोस्तों, साल 2023 में ये दूसरा इस प्रकार का ऑपरेशन है। कहोगे दूसरा, इससे पहले वाला ऑपरेशन याद होगा आपको, सूडान के अंदर जो क्राइसिस हुए थे, सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, सूडान में भी काफ़ी सारे दंगे हुए थे।
तो उसके बाद यहाँ पे सूडान में कई सारे लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ध्यान रखना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपसे वनडे एग्जामिनेशन में या डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछ ली जाएंगी कि ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था, ताकि जो इंडियन सिटीजन्स जो फंस चुके थे सूडान में, स्पेशली अप्रैल और मई के महीने में, तो उनको यहाँ पे निकाला गया था ऑपरेशन कावेरी के तहत। वो हमारे 2023 का पहला ऐसा ऑपरेशन था। और दूसरा ऑपरेशन अब यहाँ पे हम अक्टूबर में देख रहे हैं, जिस समय इजराइल से यहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। अब इजराइल के अंदर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन अजय। ये दोनों ही नाम आपने ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक डेटा, लेकिन आपको पता होगा पिछले कुछ समय पर कोविड-19 में कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। पिछले साल भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, है ना। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था, याद होगा, यूक्रेन में कई सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। तो रशिया यूक्रेन का जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ था, तो यूक्रेन से हम अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया था। और उससे पहले भी कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ के अंदर आपको कुछ ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन अजय को लेकर प्रोवाइड करवा दी गई है, वहाँ से आप सीधा पढ़ भी सकते हो। बस खाली बेसिक चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाएगी, इसके पीछे का पर्पज़ क्या और कौन से देश के अंदर यहाँ पर ये ऑपरेशन हमने चलाया, बस ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। बाकी ऑपरेशन गंगा के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है। यह आपको पता है, यूक्रेन से जो काफ़ी सारे बच्चे फंसे हुए थे, ठीक है, स्टूडेंट्स थे और कई सारे लोग थे, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया था, वहाँ से निकाला गया था इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2020 में भी कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए थे। फॉर एग्जांपल 2020 में वंदे भारत चलाया गया था, जब कोविड-19 पैंडेमिक पूरी तरह से दुनिया में फैल चुका था। ठीक है, तो उस समय पर केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था, ताकि जो अलग अलग देशों में भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। और कई सारे फेसेस थे इस वंदे भारत के अंदर में। अलग अलग फेसेस के दौरान लगभग 60 लाख इंडियंस को, 60 लाख इंडियंस को वापस भारत लेकर आए थे। और फिर उसके बाद 2020 में एक और ऑपरेशन काफ़ी पॉपुलर था, वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भी हमारा एक नेवल ऑपरेशन था। इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो भी यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन्स लगे हैं, इंडियंस फंसे हुए हैं अलग अलग देशों में, उनको जहाज़ के माध्यम से लेकर आना। और समुद्र सेतु अच्छी तरीके से, पूरी तरह से सक्सेसफुल यहाँ पर ये निपटाया गया। और लगभग इसने भी 4000 इंडियन सिटीजन्स को समुद्र के रास्ते से यहाँ पर वापस से इंडिया लेकर आया। इसमें कई सारे जो हमारे इंडियन नेवल शिप हैं, जैसे जलाश्वा हो गया, एरावत हो गया, उनने बहुत बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म किया। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये समुद्र के माध्यम से लेकर आए। उसके अलावा ये तो 2020 के ऑपरेशन हो गए। फिर 2021-22 का ऑपरेशन बताया। फिर 2023 में कौन सा ऑपरेशन है ये आपको पता चल गया। उससे पहले भी कुछ बड़े बड़े ऑपरेशन हैं जो न्यूज़ में रह चुके हैं, जिनको लेकर कई सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था 2016 में। मार्च 2016 में दोस्तों हुआ क्या था, जो ये बेल्जियम है, बेल्जियम नाम का जो ये देश है, ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट स्ट्राइक से पूरी तरह से हिट हुआ। ठीक है, तो इनके एयरपोर्ट पर टेररिस्ट हमला हुआ, काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसके दौरान यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम कोई ज़्यादा स्पेसिफिक वे में दे नहीं रखा है। फिर उसके बाद में ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था। येमेन के अंदर में आपको पता है एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पूरा गृह युद्ध चला। येमेन की सरकार एक तरफ, हूदी रिबल्स एक तरफ, इनके बीच में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला। तो इस दौरान यहाँ पे कई सारे भारतीय येमेन में फंसे हुए थे, तो 2015 में उनको निकाला गया था ऑपरेशन राहत के माध्यम से। ठीक है, जैसे अभी इजराइल में हो रहा है ना, वैसे कोई सिनेरियो यहाँ पे हमको येमेन में देखने को मिला। तो ऑपरेशन राहत के तहत लगभग 5000 या फिर कह सकते हो 5500 से भी ज़्यादा इंडियंस को निकाला गया था। फिर ऑपरेशन मैत्री आपने सुना होगा, इसको लेकर कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑपरेशन मैत्री क्या था आपको पता होगा, 2015 में नेपाल के अंदर में काफ़ी भयानक भूकंप आया था, और उस अर्थक्वेक के बाद में जो ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के थ्रू, इंडियन आर्म फोर्सेस के थ्रू, उसी को नाम दिया यहाँ पर ऑपरेशन मैत्री, जिसके तहत हम लोगों ने लगभग अगेन 5000 से ज़्यादा जो इंडियंस हैं इनको नेपाल से वापस हमारे एयरफोर्स सिविलियन प्लेन्स के माध्यम से लेकर आए थे। तो दोस्तों ये वो ऑपरेशन है जो बहुत बड़े हैं। वैसे छोटे छोटे कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, ये बहुत बड़े वाले हैं, जहाँ पे 5-10 हज़ार इंडियन सिटीजन्स को निकाला गया है अलग अलग देशों से। फॉर एग्जांपल एक और ऑपरेशन, लास्ट ऑपरेशन है, इसको भी सुन लो। 2011 का ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ये चलाया गया था लिबिया के लिए। लिबिया नाम का जो एक कंट्री है, वहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अब उन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यहाँ पे जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन के माध्यम से लगभग इंडिया के 15,500 लोगों को लिबिया से बाहर निकाला गया था। ये एयर सी ऑपरेशन था, इंडियन नेवी और एयर इंडिया दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको कंडक्ट किया था। तो ये कुछ वेरियस ऑपरेशंस हो गए जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, उनके बारे में कुछ डिटेलिंग्स आपको दी गई है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप आराम से उनको हैंडल कर सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में। ठीक है,
तो दोस्तों इसी तरीके से हम हर एक आर्टिकल को कवर करेंगे। आर्टिकल में जो न्यूज़ है वो पढ़ेंगे और न्यूज़ के साथ साथ जो बैकग्राउंड डेटा है एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, उसका पूरा इतिहास, प्रेजेंट सिनेरियो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे जैसा हम करते हैं डेली बेसिस पर। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका है मेंस और प्रीलिम्स दोनों में, वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल क्या निकल कर आता है, इंडिया लाइकली टू स्किप चाइनाज बीआरआई समिट। दोस्तों आपको पता होगा बीआरआई के बारे में, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना चाहता है मैं दुनिया भर को एक साथ जोड़ दूं और उससे चाइना को बहुत सारा फ़ायदा हो। चाइना अलग अलग कंट्रीज़ को समुद्र के रास्ते से, ज़मीन के रास्ते से जोड़ रहा है और उन कंट्रीज़ को अपने बहकावे में डाल डालकर, अपने डेट ट्रिप में फंसा कर, उधारी के कर्ज के अंदर में दबाकर, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान, ये चाइना के कर्ज के अंदर में दबे पड़े हैं और जैसा यहाँ पर इनको चाइना बोलेगा वैसे वैसे ये स्टेप्स उठाएंगे और ऐसा हो भी रहा है। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके बारे में थोड़ा सा अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, डोंट वरी। इसको लेकर एक समिट होती है, एक सम्मेलन होता है। तो अभी 17 अक्टूबर आने वाली है, 17 अक्टूबर को एक नया सम्मेलन, एक नई मीटिंग होने वाली है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। तो चाइना सोच रहा है भारत भी उसमें आएगा, लेकिन भारत इसको स्किप करेगा। अभी वैसे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत इस समिट को अटेंड नहीं करेगा। हमने मना कर दिया कि हम यहाँ पर ये समिट अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको कंफर्म तरीके से ऐसे बताया जा रहा है क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का जो बीआरआई सम्मेलन है ये 2017 में भी हुआ था और 2019 में भी हुआ था, और दोनों ही सम्मेलन में भारत ने कोई भी अपनी अटेंडेंस नहीं दी थी। इंडिया 2017 में भी नहीं गया, 2019 में भी नहीं गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा आखिरकार क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा रहा हूँ, इसको देखो, इससे आपको बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी मिल पाएगी। ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में चाइना क्या कर रहा है ये आप देख पाओगे, ऊपर चाइना हो गया, ये नीचे इंडिया हो गया। ये जो आपको ऑरेंज वाली लकीर दिख रही है ना, ये ऑरेंज वाली लकीर क्या है, ये है न्यू सिल्क रोड। ये चाइना का सिल्क रोड है जिसके माध्यम से चाइना अपने आप को, रशिया को, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये जो रूट बना रहा है इस रूट से काफ़ी सारा व्यापार हो सकेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू सिल्क रोड। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा रोड आपको दिख रहा होगा वो समुद्र में दिख रहा होगा। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये मैरीटाइम सिल्क रोड है। तो समुद्र के रास्ते के जरिए भी यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ को जोड़ रहा है, अपना रूट तैयार कर रहा है। जैसे जिबूटी में इन्वेस्टमेंट किया, कोलंबो में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारा पैसा लगाया, उनका कंट्रोल है इन देशों में, यहाँ पर्टिकुलर जगह पर जकार्ता में कंट्रोल है, कुआलालंपुर में यहाँ पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना का। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट्स चाइना ने अलग अलग जगह पर कर रखे हैं, जिसके बेसिस पर उनका एक बहुत बड़ा दबदबा हो चुका है और इसी के माध्यम से वो पूरा का पूरा जो रूट है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ये देख पाओगे ये जो चाइना का न्यू सिल्क रोड है वो ऐसे शुरू होता है और समुद्र के रास्ते से यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन होता हुआ सीधा यहाँ पर कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर ये अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। समझ गए, ये चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट है। अब पहले बीआरआई प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक डेटा, यानी कि जैसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है बैकग्राउंड डेटा जिसको हम बोलते हैं, वो समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा कि चाइना यहाँ पर इंडिया यहाँ पर बीआरआई के इस समिट को स्किप क्यों कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चाइना का, इसको लॉन्च किया गया था साल 2013 में। इसका मेन मकसद क्या है कि भाई दुनिया भर में एक रूट बनाना जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, सामान को इधर से उधर किया जा सके, व्यापार किया जा सके, है ना। चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, जो कि हमको दिख भी रहा है। और इसी के ऊपर चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा खर्च दिया। चाइना ने अभी तक यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर 2013 से लेकर 2020 तक लगभग 750 बिलियन डॉलर्स का कर दिया है। और इसका मेन मकसद है कि यहाँ पर एक लैंड के माध्यम से, सी के माध्यम से एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और चाइना को पूरे एशिया, पूरे यूरोप और पूरे अफ्रीका के साथ में कनेक्ट कर देना फॉर दी डेवलपमेंट एंड फॉर दी ट्रेड, विकास के लिए और व्यापार के लिए। ये चाइना का बेसिकली मेन गोल है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लंबे समय से ना, वैसे तो स्टार्टिंग में तो खैर किसी को इतना कुछ पता नहीं था क्योंकि चाइना नया नया प्रोजेक्ट लेकर आया था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है या अलग अलग देशों को समझ में आ रहा है कि चाइना की मेन चाल इसके पीछे क्या है। और दोस्तों इसी वजह से इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, आलोचना भी हो रही है और कुछ कंट्रीज़ इसको अब छोड़ भी रही हैं। फॉर एग्जांपल इटली ने इसको ज्वाइन किया था। अब इटली एक यूरोपियन कंट्री है, उसने ज्वाइन किया था चाइना के इस प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी थोड़े समय पहले की बात है इटली ने यहाँ पर उसको हटा दिया, यानी बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। उसका कहना है कि अब हम यहाँ पर बीआरआई में शामिल नहीं होंगे। समझ गए।
तो अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग यहाँ पर समझ रहे हैं चाइना के इस आइडिया को। और पहला आइडिया यहाँ पर चाइना का है, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कह सकते हो। ये क्या है, चाइना लगातार यहाँ पर एक देश को बहुत सारा उधार देता है। पहले यहाँ पर उसकी मजबूरी देखेगा, जैसे श्रीलंका के अंदर में देखा, लोन्स पे लोन्स प्रोवाइड करवाए, बहुत सारा पैसा श्रीलंका ने ले भी लिया क्योंकि उसको ज़रूरत थी। लेकिन अब यहाँ पर वो पैसा कमा नहीं पाया श्रीलंका, तो वो लोन कैसे उतारेगा, कैसे यहाँ पर वो जो लोन है चाइना का चुकाएगा। अब इनको लोन चुकाने के लिए भी बहुत सारा लोन्स लेने पड़ रहे हैं, हालत काफ़ी ख़राब है। अब उसके हिसाब से क्या होगा, अब पूरी तरह से वो चाइना के अंडर में आ चुके हैं। अब चाइना जैसा बोलेगा वो वैसे ही करेगा। अब भाई लोन चुका नहीं पा रहे हैं तो उसके बदले में क्या कर रहा है श्रीलंका, अपनी ज़मीन उठा उठा के रेंट पर दे रहा है चाइना को। फॉर एग्जाम्पल हम्बनतोता पोर्ट, इसको 99 साल के लिए चाइना को रेंट पर दे दिया कि भाई आप यहाँ पर इसको लेकर काम करो। चाइना ने रेंट पर ले लिया 99 साल के लिए, और 99 साल बहुत होते हैं। अब वहाँ से वो ऑपरेट कर सकता है, जो कि इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है, चिंता वाली बात भी है। और ऐसा केवल श्रीलंका के साथ में नहीं है दोस्तों, अफ्रीकन कई सारी कंट्रीज़ के साथ में है जिनको खूब लोन प्रोवाइड करवाया, पाकिस्तान के साथ में है जिनको खूब लोन प्रोवाइड करवाया। अब पाकिस्तान तो खैर चाइना के इशारे पे चलता है। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो ये आइडियोलॉजी है चाइना की वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, और इन्होंने यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर जो ये कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर में एक नया कोलोनिज्म जैसी चीज़ें को शुरू कर दिया है। तो दूसरा क्रिटिसिज्म यही है, दूसरी आलोचना यहाँ पर यही है कि ऐसा लग रहा है कि 21st सेंचुरी का एक नया कोलोनियलिज्म है। चाइना वापस यहाँ पर रूल करना चाहता है पूरे देश के ऊपर में, पूरे देश को यहाँ पर अपना गुलाम बनाना चाहता है। इस तरीके से यहाँ पर वो चीज़ों को लेकर चल रहा है। अब तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये समझते हैं, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है दोस्तों क्या है, दूसरे की टेरिटरी में यहाँ पर घुसने की आदत चाइना को बहुत पहले से है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, भारत की टेरिटरी में कई बार घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, हम खैर उसको पीछे ढकेलते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर कोशिश की जा चुकी है। और अभी यहाँ पर यह समझना होगा आपको कि भारत क्यों इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ है। इंडिया पूरी तरह से इसके अगेंस्ट में है, इंडिया भी यहाँ पर इसकी आलोचना कर रहा है। और भारत अभी यहाँ पर इसका जो समिट है वो अटेंड भी नहीं करेगा, ना 2017 का अटेंड किया, ना 2019 का अटेंड किया, ना आगे का अटेंड करेंगे। कहोगे अब रीज़न क्या है ये बताओ। मेन रीज़न दोस्तों ये है कि चाइना ने हमसे बिना सोचे समझे, हमसे बिना पूछे ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके अंदर में एक नया कदम चल दिया, और वो कदम ये था कि इन्होंने यहाँ पर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बना दिया। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भारत की टेरिटरी से निकल रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये जो जूम करके मैप है इसको देखोगे तो आपको बढ़िया से क्लियर होगा। तो पहले मैं एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ये इंडिया का यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, खैर ये भारत की टेरिटरी है, यह भारत का हिस्सा है। भले ही यहाँ पर इसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जाया हो, लेकिन ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ऊपर पीओके वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि पीछे आपको ये पाकिस्तान दिख रहा होगा, ऊपर चाइना है। चाइना ने क्या किया, अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करते हुए इन्होंने एक नया कॉरिडोर बना दिया। इस कॉरिडोर को नाम दिया गया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और पता है दोस्तों ये कॉरिडोर कहाँ से निकल रहा है? ये कॉरिडोर हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है। मैं आपको कॉरिडोर बना के दिखाता हूँ। ये चाइना के कशगर से शुरू होता है और ऐसे निकलते हुए इंडिया की टेरिटरी में घुस गया, और इंडिया की टेरिटरी से इस प्रकार से निकलता हुआ पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे ग्वादर पोर्ट में आकर जुड़ जाता है। ये एक नया बंदरगाह है ग्वादर पोर्ट, और इस बंदरगाह को भी चाइना ने ही बनाया है दोस्तों। चाइना ही यहाँ पर इसको डेवलप कर रहा है। इसको लेकर कई बार प्रोटेस्ट भी हुए हैं, आपने देखा भी होगा, समझ गए। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है BRI, इन्होंने भारत की टेरिटरी से निकाला हमसे बिना पूछे, और ये ज़बरदस्ती का काम है। और हमारी टेरिटरी से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को निकालोगे, हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे नहीं। इंडिया यहाँ पर पूरी तरह से इसके खिलाफ में है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ये मैटर चल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो ये मीटिंग होगी 17 अक्टूबर को, इसमें पॉसिबिलिटी है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तो जाएंगे, क्योंकि रशिया चाइना बहुत करीबी है भाई। रशिया यूक्रेन के वॉर में यहाँ पर रशिया को जो सपोर्ट मिला है चाइना की साइड से पूरा मिला है, और लंबे समय से दोनों दोस्त हैं। तो चाइना के लीडर तो जाएंगे, क्योंकि 2017 और 19 की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी रशिया के लीडर गए थे, लेकिन इंडिया के लीडर नहीं गए थे। तो पॉसिबिलिटी है रशिया के लीडर जाएंगे, श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी जाएंगे, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये सभी लोग यहाँ पर जाने वाले हैं, लेकिन इंडिया अटेंड नहीं करेगा। रीज़न, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्होंने हमारी टेरिटरी से निकाला, इस वजह से यहाँ पर हम इसको अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है दोस्तों। ये कहानी इतनी बढ़ चुकी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कि नेपाल को भी अब यहाँ पर ये अपना हिस्सा बना रहे हैं,
और मैं आपको बता दूं ये जो टेरिटरी है, इस टेरिटरी में ये जो समिट होने वाला है इसमें नेपाल भी एंटर करेगा। तो पिछले ही महीने की बात है, नेपाल ने भी अग्री किया कि ठीक है ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है इसमें नेपाल भी एंटर करेगा। कुछ यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाई जाएंगी, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवे, एयरवेज, ये सारी चीज़ों के माध्यम से यहाँ पर चाइना से नेपाल को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मैटर। तो भारत का स्टैंड क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यूपीएससी ने 2016 में एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? बहुत ही आसान सा सवाल। सवाल यह था कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, यह किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं? अफ्रीकन यूनियन, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन या चाइना? सिंपल सी बात है, चाइना। चाइना की तो ये प्रोजेक्ट है BRI, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था और 3 साल बाद 2016 में यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछ लिया। इतना ही नहीं, आपको पता होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है ना, चाइना का BRI, इसको लेकर मेंस में भी कई बार जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुके हो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे ना दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। पहली बात, पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? डेली करंट नोट्स के PDF प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, ऑपरेशन अजय और दूसरा हमने BRI डिस्कस किया। दोनों आर्टिकल में आपने देखा होगा कि वो आर्टिकल जो है वो काम का नहीं होता है, वो न्यूज़ है। उस न्यूज़ के बेसिस पर आपने बैकग्राउंड डेटा पढ़ना होता है। तो वो सारी की सारी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको दी गई है ना, वो अगर आप नोट डाउन करने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, आपको ही पता है, क्योंकि आपको बाकी स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही बैकग्राउंड डेटा है दोस्तों, उसका यहाँ पर एक A4 शीट साइज़ में, ठीक है, जो A4 शीट होती है उसमें यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से PDF क्रिएट करवा के डेली बेसिस पे, ध्यान से सुनना, डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाता है। वो PDF बेसिकली प्रिंटेबल होता है। चाहो तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या चाहो तो वहीं पर स्टोर रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है, यार मैंने PDF डाउनलोड किया था यहाँ से वहाँ से गुम हो गया, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसी प्रॉब्लम इस ग्रुप में नहीं है। इस ग्रुप में आपको बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ पर जिस भी तारीख का PDF पढ़ना है, सीधा डाउनलोड किया, पढ़ा और डिलीट कर दिया। ग्रुप में तो पढ़ा है ना, आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो करंट अफेयर के सारे नोट्स आपके सुरक्षित हो जाते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर एक बेसिक फैसिलिटी आपको मिल जाती है इस ग्रुप के अंदर में। और पहली चीज़ ये भी है कि ये जो PDFs आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती हैं। तो सीधा यहाँ पर दोनों माध्यम के एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल जाती है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो दोस्तों अमाउंट आपसे या फ़ी जो पे करवाई जाती है बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, केवल एक बार ये पैसा खर्च करना है। उसके अलावा कोई 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई आपसे दोबारा अमाउंट नहीं मांगा जाएगा। आप सीधा यहाँ पर उसी अमाउंट के अंदर में जो भी बेनिफिट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे वो आप अवेल कर सकते हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप कुछ ही टाइम के अंदर में वो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आप रिकवर कर जाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा बोलता हूँ, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे पहले डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना कि आपको एग्जैक्टली इस ग्रुप में मिलेगा क्या क्या, कैसे आपको ये हेल्प कर सकता है। फिर फाइनली यहाँ पर डिसीजन लेने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में ये पैसा खर्च करना। ठीक है, बाकी दोस्तों इतनी बात हो गई। इसके साथ साथ मेक श्योर करना यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट होता है डेली बेसिस पर 5000 लाइक्स का। प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके दीपा यादव एजुकेशन लिखोगे, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात यहाँ पर की जा रही है, 3.21 लाख यानी 3,21,000 के आसपास जो अपील्स हैं हमारी इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास में वो पेंडिंग पड़ी हैं, यानी उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये बात एक रिपोर्ट ने हमको बताई है। ये डेटा आप देख पाओगे सतर्क नागरिक संगठन की साइट से उठाया गया है। इसमें बोला गया कि लगभग 27 अलग अलग जो हमारे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं, क्या होते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशंस, सब कुछ आपको बताऊंगा क्योंकि हम लोग पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इसको कवर करेंगे। तो जैसे मैंने बोला 3 लाख से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं, जो अपील्स हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर सुनवाई ही नहीं हुई है इधर इन्फॉर्मेशन कमीशंस की साइड से। तो इन इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक दिक्कत चल रही है, वो आपको समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं वो महाराष्ट्र में पड़ी हैं, उसके अलावा कर्नाटका की, देन उसके बाद में तमिलनाडु की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस या कंप्लेंट जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब ये सारा डेटा कहाँ से आया है? ये सारा डेटा यहाँ पर एक रिपोर्ट के माध्यम से दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये कंप्लेंट किस चीज़ की है? अब ये बात समझो, आपको पता होगा आपके पास में एक फंडामेंटल राइट और है,
वैसे 12 से 35 तक यानी जो हमारा अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें आपका एक और फंडामेंटल राइट आता है, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कौन से केस के दौरान बोला, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है दोस्तों, ये अलग से एक्ट भी है 2005 का। इस पर्टिकुलर कानून के तहत आपके पास में, मेरे पास में, हम सभी के पास में पावर्स हैं कि हम इस आरटीआई एक्ट का यूज़ करके सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसमें आपको दिक्कत तो आप सीधा आरटीआई फाइल कर सकते हो, सरकार को उसके ऊपर जवाब देना होगा अगर आपका क्वेश्चन जायज़ है तो, ठीक है। और यानी कि आपका क्वेश्चन ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं हमारी देश की जो सॉवरिटी है उसको अफेक्ट कर रहा हो, देश की इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जायज़ होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप आरटीआई फाइल करोगे, सरकार को जवाब देना ही देना होगा उस आरटीआई का। लेकिन क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये 3 लाख से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर कोई भी एक्शन लंबे समय से नहीं लिया गया है, वो यहाँ पर बताया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। जिसमें से बोला जा रहा है कि जो 4 इन्फॉर्मेशन कमीशन है हमारे झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा के, यहाँ पर तो कोई भी नया इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है पिछले कुछ समय से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन कमीशंस का ही मेन काम होता है इन कंप्लेंट्स की जितनी भी यहाँ पर प्रोसेसिंग है वो करना। तो जैसे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एक होता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एक होता है। स्टेट जो कि राज्य के स्तर पर काम करता है, सेंट्रल जो हमारे केंद्र सरकार के स्तर पर काम करता है। तो स्टेट वाली कई सारी कमीशंस ऐसी हैं जहाँ पर अपॉइंटमेंट ही नहीं चल रहा है। कमिश्नर बैठना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन कमिश्नर की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। जब लोग ही नहीं होंगे, ऑफिसर्स ही नहीं होंगे बॉडी में, तो बॉडी काम कैसे करेगी। तो ये भी एक पर्टिकुलर इशू आज के समय पर हमको देखने को मिल रहा है। वही चीज़ें दोस्तों यहाँ पे समझाई गई हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो इस आर्टिकल का कोई निचोड़ नहीं निकलेगा एग्ज़ाम के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। आपको मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो बताऊँगा, उसके साथ साथ इस इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में हर एक डिटेल बताऊँगा और क्या दिक्कतें हो रही हैं इसमें, ये भी आपको समझाऊँगा। ठीक है, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, और वो कौन से केस के तहत जजमेंट आया था, राज नारायण वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस। इस दौरान यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ये भी एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दी। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि देखो जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जो मेन पावर है वो लोगों के पास में है। ठीक है, पावर लोगों से ही आती है सारी पावर्स। लोग चाहें तो अपना डिसीजन एकदम पलटकर जो सरकार है उसको बदल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर में जो मेन पीपल होते हैं, मतलब मेन जो लोग होते हैं, वो मेन पर्सन नॉर्मल जनता ही है। तो उनको यहाँ पे पता होना चाहिए, उनके पास में हक है कि उनको पता होना चाहिए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सरकार से कुछ प्रश्न पूछना हो तो ऐसा ना हो यहाँ पे वो प्रश्न ही ना पूछ पाएँ। मेन पावर उनके पास में है, वो सरकार को बैठा रहे हैं, वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लोगों को पावर देने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर आया गया, और सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया 2005 में। ठीक है, तब से यहाँ पर ये आरटीआई एक्ट 2005 कहलाने लगा। तो ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो कि सीधा हमारे जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनको ताकत देता है कि वो सवाल कर सके सरकार के ऊपर, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उनके ऊपर। और कैसे सवाल, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर जो आरटीआई है ना, इसका यूज़ कई सारे सिटीजन्स इसलिए भी करते हैं ताकि जो करप्शन है प्लस सरकार का जो काम चल रहा है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना खर्चा हो रहा है, खर्चों से लेकर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाननी है, तो उसके लिए यहाँ पर आरटीआई फाइल की जाती है। और केवल सरकार ही नहीं दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, आप आरटीआई से यानी आरटीआई को फाइल करके किस किस से सवाल पूछ सकते हो ये समझना। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ मतलब संवैधानिक एजेंसीज़, संवैधानिक अथॉरिटीज़ बेसिकली, ठीक है, जिनके बारे में संविधान में चर्चा की गई है। उसके अलावा कुछ एजेंसीज़ ऐसी हो गई जो कि सरकार कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं से, कुछ एजेंसीज़ ऐसी हो गई जिसको सरकार फंड कर रही है, सरकार की साइड से पैसा आ रहा है। तो इन सब से आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हो आरटीआई के तहत, ये बात यहाँ पर समझाई गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मान लो कोई अथॉरिटी डिले करती है, यानी सिटीजन ने क्वेश्चन पूछा लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, उसका जवाब नहीं आ रहा, तो इसके बदले में जो भी अथॉरिटी डिले करेगी उसके ऊपर पेनल्टीज़ भी चार्ज की जा सकती हैं। समझ गए? अब आगे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप किस प्रकार का सवाल आरटीआई के तहत पूछ सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जिससे भारत देश की सॉवरिटी या इंटीग्रिटी के ऊपर अफेक्ट पड़े। ऐसी इन्फॉर्मेशन को छोड़कर आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं।
तो ये तो हो गया आरटीआई, यानी इस आर्टिकल का पार्ट नंबर 1। अब इस आर्टिकल के पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बॉडी है सीआईसी और दूसरी है एसआईसीएस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। पहले हम बात करेंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन नाम की बॉडी है, इसको बनाया गया था हमारी केंद्र सरकार के थ्रू साल 2005 में। अब साल 2005 याद रहा होगा, साल 2005 में हम लोगों ने आरटीआई को भी लेकर आए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है ना दोस्तों, इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाला जो ये कानून था 2005 का, इसी के प्रोविज़न के तहत लेकर आया गया था, इसी के प्रोविज़न के तहत सीआईसी को बनाया गया था। तो सीआईसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में इसके बारे में कोई पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, इसमें कौन कौन होते हैं, इसके मेंबर्स की बात करेंगे। तो पहले एक तो होते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उसके अलावा 10 और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, 10 से ज़्यादा बाकी ये कमिश्नर्स नहीं बन सकते। एक तो होगा चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और 10 और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यह दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप याद रख सको। फिर बात आती है अपॉइंटमेंट की, कि यहाँ पे ये जो मेंबर्स हैं भाई, इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो इन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू। लेकिन प्रेसिडेंट अकेले अपॉइंट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट का तो लास्ट में काम है भाई सबकी सुन के साइन कर देना। तो प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन आता है और वो रिकमेंडेशन एक कमेटी देती है। उस कमेटी में कई सारे लोग होते हैं, जैसे उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे हमारे प्रधानमंत्री, उसके अलावा यहाँ पे लोकसभा के लीडर ऑफ ओपोजिशन, उसके अलावा यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि हमारे प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। इन सब की बन जाएगी एक कमेटी। वो कमेटी यहाँ पर कुछ नाम डिसाइड कर लेगी कि भाई हाँ, इसको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनना चाहिए और इसको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनना चाहिए, और वो नाम सीधा प्रेसिडेंट को दे दिए जाएंगे। लास्ट में प्रेसिडेंट यहाँ पर उनको साइन करके अपॉइंट कर देंगे। तो ये होता है दोस्तों अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस। अब बात आता है ये टेन्योर की। तो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, इनका टेन्योर बेसिकली 65 साल की उम्र तक हो सकता है, या फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ प्रेस्क्राइब कर सकती है कुछ टर्म्स को। अब बात यहाँ पर यह है कि मान लो एक बार अगर किसी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का काम खत्म हो गया, तो मतलब कि उनका अपॉइंटमेंट हुआ, उन्होंने अपना पूरा सर्व किया, 65 साल की उम्र हो गई, तो क्या उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? नहीं, रीअपॉइंटमेंट किसी भी मिनिस्टर का नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये हमने सीआईसी बनाया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इनकी मेन पावर्स और फंक्शंस है क्या? तो इनकी मेन पावर फंक्शन क्या होती है दोस्तों, कि जो आरटीआई होता है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इस 2005 के कानून के तहत जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछी जाती है उसको रिसीव करना, उसको रिसीव करने के बाद में उस कंप्लेंट को इंक्वायर करना कि कंप्लेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली सीआईसी का मेन काम होता है कोई भी मैटर है उसको यहाँ पर इंक्वायर करने का काम करना। इनके पास में कुछ सुओ मोटो पावर भी होती है, कई बार कुछ केसेस के ऊपर ये खुद से मुद्दा ये उठा लेते हैं। और जब इंक्वायरिंग करते हैं तो कमीशन के पास में ये भी पावर होती है। क्या पावर होती है? सिविल कोर्ट की पावर। यानी कि जब वो कंप्लेंट को इंक्वायर कर रहे होते हैं तो कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसमें किसी को समन करना, किसी को बुलाना, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो उसको यहाँ पे मांगना, तो ये सारी पावर्स यहाँ पर इनके पास में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सीआईसी। फिर दूसरा होता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, यानी कि एससीआईसी। ये भी ध्यान रखना, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को कौन बनाती है? हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा स्टेट चीफ हमारा जो ये स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है ना, एसआईसी, इसमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं? तो एक तो होता है इसमें स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जैसे हमारी केंद्र सरकार में इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करते हैं चीफ लेवल पर, वैसे यहाँ पर ये हमारे स्टेट के लेवल पर एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और बाकी 10 हमारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉर्मल वाले होंगे। ये तो हो गए चीफ वाले, ठीक है, इनके आगे नाम के आगे चीफ लगा हुआ है। तो एक तो हो गए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, बाकी हो गए 10 नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको यहाँ पर जो राज्य सरकार की गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको पता है ना कि केंद्र सरकार पर प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे यहाँ पर राज्य सरकार पर गवर्नर होते हैं। अब केंद्र सरकार पे क्या हो रहा था? कोई अपॉइंटमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन आ रहा था, है ना, कमेटी रिकमेंड कर रही थी, तब जाके प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे। ऐसे ही आपको राज्य सरकार में भी देखने को मिलेगा। अब गवर्नर अपने आप से अपॉइंट नहीं करेंगे, गवर्नर के लिए यहाँ पर अपॉइंट करने के लिए इनको बताया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी को चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र के सरकार पर प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे थे एक कमेटी को, राज्य की सरकार पर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे उसको हेड करते हैं। हेड करते हुए यहाँ पर उस कमेटी का जो भी यहाँ पर डिसीजन होगा वो गवर्नर को दिया जाएगा और गवर्नर लास्ट में यहाँ पर डिसीजन लेकर उस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट कर लेंगे। तो ये दोस्तों ये हो गया अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हमारा ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, दोनों ही बॉडीज़ में कुछ दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। क्या समस्या है? पहली समस्या है डिले एंड बैकलॉग्स।
जैसे मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ, आर्टिकल में बात कर रहे थे, कई सारे केस, कई सारी कंप्लेंट्स यहाँ पे फाइल की गई हैं, लेकिन उन कंप्लेंट्स के ऊपर लाखों कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि पेंडिंग पड़ी हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो एवरेज डेटा बताया जा रहा है, जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो लगभग 300 से लेकर 400 दिन ले रहे हैं। मतलब 1 साल से ज़्यादा लिया जा रहा है एक कंप्लेंट को पूरी तरह से ख़त्म करने में। तो ये बहुत ज़्यादा समय हो गया। और आप देख पाओगे साल ब साल ये कंप्लेंट्स इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं। पहले ये 1.5 लाख थी, फिर अगले साल 2 लाख हुई, फिर 3 लाख हुई, फिर अब ये 3.5 लाख के पास आ रही हैं। तो ये कंप्लेंट्स तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी जब आपने आरटीआई पढ़ाया था तो ये बताया था कि अगर ये कंप्लेंट सॉल्व नहीं करेंगे तो इनके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो पेनल्टी लगनी चाहिए थी इन अथॉरिटीज़ के ऊपर में। दोस्तों पेनल्टी वगैरह कोई लगती नहीं है, पेनल्टी वगैरह थोड़ी सी लग जाती है इनके ऊपर में, ज़्यादा कोई पेनल्टी लगती नहीं है। तो अगर सरकार यहाँ पर कोई अपने खुद का कानून का उल्लंघन करती है तो इनको ज़्यादा कोई पनिशमेंट फेस करनी पड़ती नहीं है। वॉयलेशंस यानी उल्लंघन तो बड़े लेवल पर किए हैं, पेनल्टी बड़ी लगनी चाहिए थी लेकिन पेनल्टी लगती नहीं है। इस चक्कर में ये टेंशन फ्री होकर इस तरीके से केस की सुनवाई करते नहीं है, पेंडिंग पड़ी रहती हैं वो कंप्लेंट्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर बात आती है वैकेंसी की। दोस्तों लगातार ना जो कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और बोलता है कि भैया जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इनकी वैकेंसीज़ को भर दो। और जैसे मैंने बोला वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं लंबे समय से हमारी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की भी। अब जब इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होंगे तो कंप्लेंट की सुनवाई कौन करेगा? तो बार बार कोर्ट के माध्यम से बोलने के बावजूद भी वो वैकेंसीज़ नहीं भरी जा रही हैं। फिर एक प्रॉब्लम है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है बाहर पता नहीं चलती है इस पर्टिकुलर बॉडीज़ को लेकर। तो रिपोर्ट का कहना यह है कि साल 2022 में दोस्तों यहाँ पर ये केस 2,20,000 के आसपास पेंडिंग थे। फिर 2023 में ये बढ़ गए, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर ये केस 3,21,000 के आसपास पड़े हैं जो कि पेंडिंग हुए हैं। समझ गए? तो ये था हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल। तो कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा, मैं आपको बता दूँ आरटीआई को लेकर मेंस में सवाल पूछा जा चुका है। तो कोई भी क्वेश्चन बने किसी भी बॉडी को लेकर आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब दोस्तों हमारे पास में एक आर्टिकल और है, उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास में द हिंदू के 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं और दोनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये वाला है। इस वाले एडिटोरियल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होगा वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड होगा। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल, ठीक है, जहाँ पे बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। जो हमारे जर्नलिस्ट हैं इनके ऊपर कई सारे यहाँ पर प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, अलग अलग यहाँ पर रुकावटें लग जाती हैं। तो वो कितना ज़्यादा बड़ा खतरा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, कैसे हम इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपार गुप्ता साहब ने डिस्कस की हैं। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं कहूँगा आपको हॉलिस्टिक कवरेज देगा, तो इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा एडिटोरियल यहाँ पे शशि थरूर साहब का है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सुधार की बात कर रहे हैं। ये सुधार की बात हम लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन सुधार अभी तक हो नहीं रहा है, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर कुछ टिप्पणी दी हैं, समझेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है इनका कहना। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने इस वाले एडिटोरियल से, ठीक है, जो कि अपार गुप्ता साहब ने लिखा है। द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट एडिटोरियल है। बहुत लंबा आर्टिकल है, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना है क्योंकि लास्ट में आपने मेंस का क्वेश्चन लिखना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, इसी वजह से कह रहा हूँ बहुत लंबा आर्टिकल है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल क्यों लिखा गया? ये आर्टिकल इसलिए लिखा गया, रिसेंटली यहाँ पे पता होगा एक न्यूज़ पोर्टल चर्चा में है जिसका नाम है न्यूज़ क्लिक। न्यूज़ क्लिक को लेकर 2 बार मैंने थंबनेल लगाकर आर्टिकल भी आपके साथ में डिस्कस किया, याद होगा। तो न्यूज़ क्लिक क्या है दोस्तों? एक ऑनलाइन एजेंसी है, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट। आप न्यूज़ क्लिक को सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे वो न्यूज़ को शेयर करते हैं, डेली बेसिस पे जो भी खबरें होती हैं उनको शेयर करते हैं। तो एक न्यूज़ एजेंसी है, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ क्लिक के ऊपर में कुछ इल्ज़ाम लगे। इल्ज़ाम ये है कि चाइना की तरफ से यहाँ पर इनको फंडिंग मिली है जिसकी वजह से चाइना को प्रेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके ऊपर सरकार ने क्वेश्चनिंग करते हुए इनके ऊपर रेड करवा दी। और अभी क्या हुआ, सीबीआई के अंडर में ये है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनकी तहकीकात कर रहा है। और मैं आपको बता दूं एफसीआरए के तहत यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलीगल फंडिंग यहाँ पर इन्होंने रिसीव की है। जबकि दूसरी तरफ लोगों का कहना यह है कि फालतू में न्यूज़ क्लिक को फंसाया जा रहा है, कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये जर्नलिस्ट के ऊपर या फिर जो हमारा जो फोर्थ पिलर होता है जो मीडिया है बेसिकली उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है ना, यह अटैक सही नहीं है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर दूसरी तरफ के लोगों की कहनी है जो न्यूज़ क्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइटर ने भी यहाँ पर यही चुना है कि वैसे अगर आप देखोगे न्यूज़ क्लिक को लेकर हमारे पास में आज एक खबर भी आई है, वो खबर मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। वैसे अभी मैं करता लेकिन थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा इस एडिटोरियल को डिस्कस करने के बाद में। तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि चलो न्यूज़ क्लिक की बात अगर हम हटाए भी तो ऐसे कई सारे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जर्नलिस्ट के ऊपर में अलग अलग एक्शंस लिए गए हैं, ठीक है। जो ये न्यूज़ एजेंसी वाले हैं इनके ऊपर एक्शन लिए गए, रेड करी गई है, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त की गई है, इनको अरेस्ट किया गया है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, इससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर में जो प्रेस फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है,
इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है। इन सभी राइट्स का, इन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की। इन्होंने बोला कि जो डिजिटल रिवोल्यूशन चल रहा है दोस्तों, इस दौरान यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की साइड से डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म देखने को मिला है। यानी कि इंडिया पूरी तरह से ये पूरा डिजिटाइजेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सरकार अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। तो इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है पॉलिटिकल एक्शन और जुडिशियल डिटर्मिनेशन दोनों की, यानी जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है अगर हम अपने देश में जो प्रेस फ्रीडम है इसको बचाए रखना चाहते हैं, तो जर्नलिस्ट को फ्री रखना चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ पर राइटर ने बोला। अब पहला क्वेश्चन यही आएगा दोस्तों, ये प्रेस फ्रीडम होती क्या है, क्योंकि पूरे एडिटोरियल में प्रेस फ्रीडम को सपोर्ट किया है राइटर ने। तो प्रेस फ्रीडम दोस्तों यह है एक प्रकार का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत जो कि हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया वाले लोग होते हैं, मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये सब बिना किसी सरकार के दबाव के ऑपरेट कर सकें। इनके ऊपर सरकार का कोई दबाव ना हो, इनके अंदर सरकार का कोई इंटरफेरेंस ना हो, ये फ्री तरीके से ऑपरेट कर सकें, जो सच्ची खबरें हैं उसको यहाँ पर दिखा सकें, गलत है वो गलत दिखाएं, सच है वो सच दिखाएं। वो कहलाता है यहाँ पर प्रेस फ्रीडम। तब होती है यहाँ पर फ्रीडम को एक पूरी तरह से छूट। और ये जो फ्रीडम है, प्रेस फ्रीडम, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब प्रेस फ्रीडम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, यानी सरकार का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम सेंसरशिप। दूसरा, यहाँ पर इंडिपेंडेंस होना चाहिए। कई बार देखो एडिटोरियल लिखते हुए कई सारे यहाँ पर न्यूज़ एजेंसीज़ हैं ना, वो यहाँ पर कह सकते हो कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, तो उस बेसिस पर यहाँ पर लिखते हैं। तो एडिटोरियल इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। कई सारे जो राइटर्स एडिटोरियल लिखते हैं वो उसको खुलकर लिख सकें, ये बेसिकली यहाँ पर होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर दबाव हो, वो ज़्यादा खुलकर लिख ना पाएँ चीज़ों को, वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, वो दबाव ना होना चाहिए, वो दबाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक फ्री प्रेस है, ये फ्री प्रेस अगर होगा तो इससे यहाँ पर बहुत सारे जो व्यू पॉइंट्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो भी यहाँ पर जनरेट होंगे, एक अच्छी डिबेट हो सकेगी, डिस्कशन हो सकेगी सोसाइटी के अंदर में। लेकिन अगर व्यू पॉइंट्स यहाँ पर केवल एक तरफ झुकाव वाले होंगे तो डिबेट का तो मुद्दा ही खत्म ना। डिबेट तो तब होगी जब आपके पास में रियल न्यूज़ है, तब यहाँ पे लोग पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं, तब जाके यहाँ पर कोई डिबेट छिड़ रही है। समझ गए? तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रेस फ्रीडम के बारे में बताया गया। तो प्रेस फ्रीडम क्या है, ये बेसिक तरीका आपको समझ में आ चुका है। अब हमारा संविधान क्या बोलता है फ्रीडम को लेकर, ये मैं आपको प्रेस फ्रीडम को लेकर ये बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग बात करोगे, आपके पास में फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू लाइफ, ऐसे कई सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं। तो क्या ये प्रेस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये कभी कोई राइट है क्या संविधान के अंदर में? नहीं। देखो संविधान में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन संविधान में जब आप लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को देखोगे तो वो बेसिकली आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, यानी कि आपके पास में खुलकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का एक हक है। आपका जो ये हक है वो कोई नहीं छीन सकता, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रख सकते हो। और यही जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बढ़ावा देता है, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। जो लोग हैं वो अपने आवाज़ को यहाँ पर उठा सकते हैं। अगर सरकार गलत कर रही है तो वो आवाज़ उठाई जाए, सरकार सही कर रही है तो यहाँ पर उसके बारे में बताया जाए। तो सरकार के जो भी एक्शन है बेसिकली वो यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी चीज़ें नहीं है। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी जो ताकत है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मिल जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि भारत में प्रेस फ्रीडम को लेकर स्टेटस क्या है, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्थिति क्या है? अब ये स्थिति हम तभी जान सकते हैं जब कोई रिपोर्ट आई हो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रेस फ्रीडम को लेकर एक इंडेक्स आता है दुनिया भर में, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है ये अलग अलग देशों को रैंकिंग देता है कि उनके यहाँ पर जर्नलिज्म कैसा है, जर्नलिज्म को छूट है या नहीं है, जर्नलिज्म फ्री है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं ज़्यादा। अगर ऐसा कुछ है ज़्यादा तो यहाँ पर उस कंट्री की रैंकिंग ऑब्वियस सी बात है ख़राब होगी। और जहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, जर्नलिस्ट पूरे फ्री हैं बात करने के लिए, सरकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उनको यहाँ पर, उस देश को यहाँ पर ज़्यादा अच्छी रैंकिंग मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर अगर हम दोस्तों देखते हैं तो होता क्या है भाई, यहाँ पर 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो 180 देशों में से 161 रखी, 161, यानी हम बहुत पीछे हैं। हमारा स्कोर 100 में से केवल 36.62 स्कोर दिया गया है। और 2022 के अंदर भारत की रैंकिंग 150 थी, यानी कि प्रेस फ्रीडम के मामले में हमारी रैंकिंग और ज़्यादा गिर चुकी है, यानी जर्नलिस्ट को इतनी छूट नहीं है, ऐसा यहाँ पर ये इंडेक्स दिखा रहा है हमको। अब दोस्तों ये बात ध्यान रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? तो साल 2002 से लेकर अब तक लगातार ये जो इंडेक्स है वो पब्लिश किया जा रहा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के थ्रू। तो ये डेटा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बात हो गई कि भाई इंडिया की स्थिति क्या है प्रेस फ्रीडम को लेकर, ये आप समझ गए।
या पूरा सोर्स देकर बता सकते हो अपने ठोस सबूत के साथ। अब बात यहाँ पर यह है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, या स्पेसिफिकली हम अभी भारत की बात करें तो भारत के लिए एक फ्री प्रेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका महत्व क्या है। पहली चीज़, डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो, जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर फ्री रहेंगे, वो खुलकर यहाँ पर जो सरकार के एक्शंस हैं उनको यहाँ पर बता सकेंगे, सामने बता सकेंगे, कोई उनका झुकाव ना हो, कोई बायसनेस ना हो, कुछ भी ना हो, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, सरकार भी जो है जवाबदेही बनेगी। ठीक है, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सरकार कुछ गलत कर सके, क्योंकि अब सरकार के अंदर डर रहेगा कि यार जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं वो यहाँ पर लोगों के पास में जा रहे हैं और रियलिटी में जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पर ये इसका महत्व है। दूसरा है इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ये हेल्प करता है यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पर सरकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, सोसाइटल इश्यूज़ हैं, इनको लेकर यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन लोगों तक पहुँचाए जा सकेंगे। हमारे नागरिकों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन, करंट इवेंट्स के बारे में सारी जानकारी होगी अगर यहाँ पर एक फ्री प्रेस है तो उनको अच्छी जानकारी मिलेगी, जिसके बेसिस पर वो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, अपने कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है चेक ऑन पावर, यानी पावर के ऊपर, या जैसे कि सरकार के पास में बहुत ज़्यादा पावर है, गवर्नमेंट हो गई, सारी दूसरी पावरफुल एंटिटीज़ हो गई, दूसरी कंपनियां हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये अपना जो पावर है उसका गलत उपयोग ना करें। इसके लिए भी यहाँ पर प्रेस का फ्री होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेस फ्री नहीं होगा, प्रेस यहाँ पर सरकार के दबाव में होगा, तो सरकार कुछ भी करे लोगों तक बात पहुँचेगी नहीं, ना यहाँ पे मीडिया मुद्दा उठाएगा, ना लोगों तक जगह जगह पर पहुँच पाएगी बात। समझ गए? तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पावर है फिर उसका गलत उपयोग होने लगेगा। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। और इसी वजह से आप कह सकते हो जो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, इसका इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनती है। सरकार के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, वो यहाँ पर सबके सामने निकल कर आती है। सरकार का एजेंडा क्या है इसके पीछे का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलती हुई नजर आएगी। फिर बात आती है यहाँ पर डाइवर्स वॉइसेस, यानी इंडिया देखो एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारा कल्चर आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर में। तो एक फ्री प्रेस अगर होगा तो ये एक प्लेटफॉर्म देगा अलग अलग आवाज़ों को उठने का। अलग अलग आवाज़, अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं सबके, वो यहाँ पर उठते हुए नजर आएंगे, उनकी यहाँ पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। और फ्री प्रेस नहीं होगा तो कहीं की आवाज़ उठ रही है, कहीं की आवाज़ नहीं उठ रही है, बेसिकली ये सब कुछ चलता रहेगा। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारा प्रेस फ्री रहता है, जर्नलिस्ट फ्री रहता है, उनको छूट मिलती है, तो इससे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी हम प्रोटेक्शन कर सकेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू नो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, सारी जानकारी जानने की आपकी यहाँ पे हक है, तो ये सारे राइट्स यहाँ पर बच सकेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, अब इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर इंडिया में ये सारी चीज़ें अपनाई जाएँ, प्रेस को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, तो इससे जो ग्लोबल स्टेज है, दुनिया भर में जो इंडिया का रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इंडिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नजर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है फ्री प्रेस का। अब बात यहाँ पर यह आती है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन सी संस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमारे देश में प्रेस फ्रीडम की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि प्रेस फ्रीडम बिल्कुल फ्री होकर काम कर सकें, इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो बेसिक संस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। एक है PCI, दैट इज़ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैचुटरी बॉडी है, यानी इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। उस कानून का नाम है प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। तो ये बॉडी कैसे काम करती है, एक वॉचडॉग की तरह। ये हमारे देश में प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करती है, उनको बचाने का काम करती है, एक अच्छे लेवल का जर्नलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश करती है। और इसी प्रकार से दूसरी बॉडी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये जो मंत्रालय है ये एक सरकारी बॉडी है। इसका भी मेन काम है कि जो मीडिया वाला पूरा सेक्टर है इनको लिए नई नई नीतियाँ लेकर आना, नई नई गाइडलाइंस लेकर आने का काम करना। फिर उसके बाद में एक और बॉडी है, वो है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन NBA। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, खुद से यहाँ पर काम करती है। ये रिप्रेजेंट करती है हमारे प्राइवेट टेलीविज़न न्यूज़ को, करंट अफेयर्स वाले जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडिया के अंदर में उनको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ एडिटर्स है। ठीक है, यानी जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ मैगजीन्स हैं, ठीक है, उनको लेकर यहाँ पे ये काम करती है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो प्रेस फ्रीडम है इसको बचाना, उसको डिफेंड करना। जो भी यहाँ पर जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट्स हैं, उनको यहाँ पर जो प्रोटेक्शन देना, ये सारा काम यहाँ पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का है। फिर आता है लीगल सिस्टम, भारत का खुद का कानून, स्पेशली जुडिशरी। तो जुडिशरी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेस फ्रीडम को बचाने के लिए। हमारे कोर्ट्स के पास में, हमारे न्यायालयों के पास में अथॉरिटी है कि वो यहाँ पर अगर कोई पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा है तो उसको यहाँ पर बचा सकें, जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये भी यहाँ पर इंडिया में एक
कह सकते हो एक और संस्था कह सकते हो यहाँ पर जिसको हक मिला है प्रेस फ्रीडम को बचाने का। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, ये अलग अलग देशों में या इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है इसको मॉनिटर करते रहते हैं, और कहीं पर अगर वायलेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर ये जागरूकता फैलाने की काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस की। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर में जो प्रेस फ्रीडम है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियाँ हमको नज़र आ रही हैं, कुछ चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहला चैलेंज है लीगल एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, मतलब भारत के पास में लॉज हैं, भारत के पास में कानून है कि वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने इन लॉज का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा हो रहा है कई बार यहाँ पर जो प्रेस फ्रीडम है ना, इनको छूट नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई खबर दिखा दे तो उनके ऊपर डिफेमेशन लॉ लगा दिया जाएगा, सेडिशन के चार्जेस, देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ कानून थोप दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर खुलकर काम नहीं कर पाते। ये पहला चैलेंज है। दूसरा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हम लोगों ने यहाँ पर देखा है सरकार का एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस देखने को मिला है एडिटोरियल इंडिपेंडेंस में। जो राइटर एडिटोरियल लिखते हैं ना, जैसे अपार गुप्ता साहब का एडिटोरियल में डिस्कस करो, तो एडिटोरियल जब लिखे जाते हैं तो वहाँ पे कभी भी ऐसा ना हो कि सरकार का इंटरफेरेंस हो। अगर सरकार का इंटरफेरेंस है, वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बायस है, तो क्या होगा, वो राइटर यहाँ पर खुलकर चीज़ों को नहीं लिख पाएगा। जहाँ पर चीज़ों की आलोचना करनी होगी वहाँ पर वो नहीं कर पाएगा। वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो सरकार का इंटरफेरेंस यहाँ पर थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है थ्रेट्स एंड वायलेंस। इंडिया में जो जर्नलिज्म है दोस्तों, ये अक्सर फिजिकल थ्रेट को भी फेस कर रहा है। कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको मारने की धमकी दी जाती है, चार्जेस लगा दिए जाते हैं अलग अलग, है ना, मार भी दिया जाता है, अटैक होते हैं उनके ऊपर। तो ये भी प्रॉब्लम है एक। देन उसके बाद यहाँ पर है सेल्फ सेंसरशिप। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो जर्नलिस्ट है, जो मीडिया आउटलेट्स हैं, ये कभी कभी यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ पर इस टॉपिक पर बोलना सही नहीं है, तो यहाँ पर खुद पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं यार यहाँ पे ये टॉपिक पर या ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बोलना, इस पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस हिसाब से वो बोलते ही नहीं है। फिर ओनरशिप एंड कंट्रोल। जो मीडिया ओनरशिप है इंडिया के अंदर में, ये अक्सर आपको कुछ ही पावरफुल कंपनीज़ के पास में देखने को मिलती है, और वो पावरफुल कंपनीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट बायस हो जाती हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उनमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनके जो एडिटोरियल के डिसीजंस है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आगे जो राइटर हैं वो खुलकर लिख नहीं पाते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक और चैलेंज है, कई बार जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर डिफेमेशन का लॉ थोप दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इनका काम करना सही नहीं है, इलीगल काम कर रहे हैं। तो डिफॉर्मेशन लॉ सूट हो जाता है, जिसके बेसिस पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इन जर्नलिस्ट को, इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ लॉज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर चैलेंजेस हो गए। अब दोस्तों बात यह है कि क्या हम स्टेप्स उठा सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए अपने देश में प्रेस फ्रीडम को इम्पार्शल और फ्री बनाने के लिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर कि अभी गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब कि जैसे कि कहीं पर भी पार्शलिटी ना हो फ्रीडम ऑफ प्रेस की। ऐसा ना हो कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ नहीं बोली तो सरकार के अगेंस्ट में जहाँ पर आलोचना नहीं करनी थी वहाँ पर भी हो रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो रियलिटी है वही चीज़ यहाँ पे सामने रखी जाए, वही होता है यहाँ पर जर्नलिज्म, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से हम जानते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बाद चौथा पिलर हमारा ये मीडिया होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बात है, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग इंडिया में जो ये प्रेस है इसको इम्पार्शल और फ्री बना सकते हैं। पहला, हमें अपने जो कानून है उसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। कुछ यहाँ पे सुधार लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारे लॉज का, कई सारे कानूनों का गलत यूज़ होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाने के लिए, इसका मिसयूज़ करने के लिए। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है, तो उन कानूनों का गलत उपयोग हो रहा है। तो हमें यहाँ पर वो जो गलत उपयोग हो रहे हैं जैसे सेडिशन लॉ वगैरह, इनको हटाना पड़ेगा, इनमें एक सुधार करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप उठा सकते हैं वो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमें यहाँ पर कुछ अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी होगी जो कि यहाँ पर किसी भी के प्रति निर्भर ना हो, ठीक है, आत्मनिर्भर होकर काम कर सके। और उसका मेन काम होगा कि वो यहाँ पर सरकार के कंट्रोल से सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को फ्री कर सके। उसके अलावा जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, इसको लेकर हमारे पास में कुछ प्रॉपर लॉज होने चाहिए, प्रॉपर कानून होने चाहिए कि भाई किसी जर्नलिस्ट को हैरेसमेंट, वायलेंस या थ्रेट से यहाँ पर बचा सके हम। फिर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, ठीक है, एक मजबूत फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को लाने के लिए यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जर्नलिस्ट को दी जाए ताकि यहाँ पर जो जर्नलिज्म है प्रॉपर हो सके और वो हमें सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके। तो ट्रांसपेरेंसी होना यहाँ पर ज़रूरी है, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। हमें यहाँ पे फोकस करना होगा कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं
जो हमारे जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन देने का, इनकी सुरक्षा करने का काम करती हैं। भाई वो जो अलग अलग बॉडीज़ काम कर रही हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ पे सरकार का कंट्रोल हो, वहाँ पे सरकार का इन्फ्लुएंस हो, तो वो बॉडीज़ फिर सरकार के हिसाब से काम करने लगेंगी। तो अगेन कहीं ना कहीं फिर से जर्नलिज्म खतरे में आ गया। तो हमें यहाँ पर जो ये बॉडीज़ है, जो ये संस्थाएं हैं, उनको भी इंडिपेंडेंट रखना होगा, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। जर्नलिस्टिक एथिक्स को हमें प्रमोट करना होगा। ऐसा भी ना हो कि वो जो जर्नलिज्म हो रहा है, जो जर्नलिस्ट है वो गलत तरीके की चीज़ों को अपना रहा हो, वो भी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। बाकी हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं अलग अलग बॉडीज़ के साथ में। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे वे फॉरवर्ड यानी सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो एडिटोरियल ऐसा डिस्कस करो जो आपको सीधा हेल्प करे एग्जामिनेशन के अंदर में, और खासकर जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये कवर किया। अब दोस्तों आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस अबाउट द की चैलेंजेस टू प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस इन द कंट्री। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आपने समझाना है कि आखिरकार इंडिया में जो ये प्रेस फ्रीडम है, इसको क्या क्या चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। फिर आपने कुछ तरीके बताने हैं कि कैसे हम लोग इंडिया के अंदर में एक फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस की सुरक्षा और साथ ही साथ में इसका प्रमोशन कर सकते हैं, इसको खुला छोड़ सकते हैं यानी स्वतंत्र कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपने 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से समझ कर बहुत अच्छा सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की प्रमुख चुनौतियों के बारे में चर्चा करें। देश में स्वतंत्र प्रेस की सुरक्षा और संवर्धन के लिए उपाय सुझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। अगर आप जैसी फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर मेरे साथ में आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल शशि थरूर साहब ने लिखा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स यानी सुधार की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आखिरकार ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। दोस्तों आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक अंग यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका पहला सेशन 17 जनवरी 1946 में हुआ था। कहाँ पर? वेस्टमिंस्टर लंदन में। मेंबरशिप की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 तो होते हैं हमारे परमानेंट मेंबर्स और बाकी 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। और जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका 2-2 साल में इलेक्शन होता है, यानी हर 2 साल में यहाँ पर मेंबर्स हटते रहते हैं, नए मेंबर्स अपॉइंट होते रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कौन कौन से हैं? उसमें आ जाता है हमारा यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। ये 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि आज के समय पर परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दोस्तों शशि थरूर साहब और पहले लंबे समय से पहले से यहाँ पर इसकी चर्चा ये हो रही है कि यूएनएससी के अंदर में एक सुधार की ज़रूरत है, एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्यों? ये जब से बना है, इसका जब से पहला सेशन हुआ है तब से आज तक यहाँ पर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन दुनिया भर में तो कई सारे सुधार हो चुके हैं। भाई इंडिया कितना बड़ा कंट्री बन चुका है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता ये है कि जो आपने केवल 5 परमानेंट मेंबर्स रखे हुए हैं, इन 5 परमानेंट मेंबर के पास में स्पेशल पावर है, वीटो पावर है। भाई इतनी ताकत है इनके पास में कि कोई डिसीजन पास होना है और इन 5 में से एक मना कर दे तो वो डिसीजन पास ही नहीं हो सकता, उसको वीटो पावर बोलते हैं। तो भाई इतने सब कुछ पावर देकर 5 परमानेंट मेंबर आपने बैठा दिए, इस मेंबर्स को बदलना होगा। बदलना मतलब इसमें कुछ और मेंबर्स भी होने चाहिए, क्योंकि 5 मेंबर में आज आपने यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना रख लिया। भाई इन 5 देशों के अलावा भी तो कुछ और कंट्रीज़ हैं जो बड़ी हैं। आपने साउथ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट छोड़ दिया, पूरे साउथ अमेरिका से कोई देश है इसमें? नहीं है। पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट छोड़ दिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसमें 54 देश हैं, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर? नहीं है। पूरा साउथ एशिया आपने छोड़ दिया। इंडिया इतना बड़ा कंट्री, पॉपुलेशन बेसिस पर, इकॉनमी बेसिस पर आपने इंडिया को भी यहाँ पर परमानेंट मेंबर नहीं रखा। तो मांग यहाँ पर यही है कि भाई ये जो परमानेंट मेंबरशिप है इसके अंदर में सुधार किया जाए और 5 परमानेंट मेंबर्स का जो ये नंबर है 5, इसको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए।
इंडिया को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी ये मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और इसके लिए पता है G4 ग्रुप बन गया। 4 देश ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया, उसके अलावा यहाँ पर हो गया ब्राज़ील, देन यहाँ पर आ गया जर्मनी और देन आ गया जापान। ये 4 कंट्रीज़ अपना ग्रुप बना चुकी हैं और पता है ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि हम चारों को यहाँ पर परमानेंट मेंबर बनना है। तो वही चीज़ यहाँ पर शशि थरूर साहब ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई लगभग 30 साल से ज़्यादा हो चुका है, लंबे समय से डिबेट छिड़ रही है भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में मेंबर्स को बढ़ाया जाए, लेकिन क्या मेंबर्स बढ़ाए गए? नहीं बढ़ाए गए। हाल ही में यहाँ पर जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसिप तैयब अर्दोगान साहब ने भी यहाँ पर ये बोला कि भाई यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये जो है एक बैटल ग्राउंड बनता चले जा रहा है और केवल 5 देश यहाँ पर हैं। दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, केवल 5 देश अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये गलत है। अब अर्दोगान साहब के साथ ही साथ में यहाँ पर एवन यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी यहाँ पर वार्निंग दी है कि भाई जो दुनिया है वो चेंज हो रही है लेकिन हमारी संस्थाएं चेंज नहीं हो रही हैं। और सही स्टेटमेंट दिया है। दुनिया बदल गई लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस चेंज नहीं हुए। इंस्टीट्यूशंस वही चल रहे हैं जो 50 साल पहले 60 साल पहले जैसे चल रहे थे वैसे अभी भी चल रहे हैं। तो समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा, रिफॉर्म्स चाहिए हमें। वही चीज़ यहाँ पे राइटर ने भी फोकस में रखा है। इन्होंने बोला यहाँ पर कि देखो मैं और ज़्यादा ब्लंट नहीं बोल सकता, लेकिन बात यही है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स आपने दिए हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर्स सारी की सारी जो बेनिफिट्स हैं उसको अवेल कर रहे हैं। इनको वीटो पावर दी गई है, ठीक है। इनको वीटो पावर देने के साथ साथ अगर आप इनका इतिहास देखोगे तो इतिहास में ये वर्ल्ड वॉर देखोगे तो आपस में भिड़ रही थी ये कंट्रीज़, और वही कंट्रीज़ आज के समय पर साथ में बैठी हैं और वही कंट्रीज़ यहाँ पर रूल कर रही हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। शशि थरूर साहब बोलते हैं कि इन्होंने भी सर्व किया यूनाइटेड नेशन के अंदर में, ठीक है। उस समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो जनरल बूटरोस हुआ करते थे। उन्होंने भी यहाँ पर डिक्लेयर किया कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में सुधार होने चाहिए, और जब 50वीं मीटिंग होगी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब 50वीं मीटिंग होगी तब सुधार होने चाहिए, ऐसा पहले बोला गया था। भाई आज 50वीं मीटिंग भी हो गई, 60वीं मीटिंग भी हो गई, 70वीं भी हो गई और 75वीं होने वाली है। कोई सुधार हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसमें सुधार करना ही पड़ेगा, समय के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब राइटर बोलता है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। भाई इक्वालिटी कैसे नहीं है? क्योंकि आप वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लो। अब वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने के बाद में आपने ऊपर की कंट्रीज़, यहाँ पे कंट्रीज़ में जो नॉर्थ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएस यूके बराबर का ले लिया, रशिया ऊपर ही है, फ्रांस यूरोप में ही है ना। फिर उसके बाद आपने एक और देश लिया चाइना, वो भी यहीं पर ही है। तो भाई आपने पूरे वर्ल्ड का ऊपर नदर्न रीजन को उठाकर परमानेंट मेंबरशिप दे दी, और सदर्न रीजन कहाँ जाए फिर? पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट रह गया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रह गया, यहाँ पर साउथ एशिया रह गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इतनी सारी हैं वो रह गई। इनका तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं इसके अंदर में। तो यहाँ पर राइटर का यही कहना है कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए थी, जो कि आज के समय पर नहीं है, ठीक है। बस खाली आपने क्या कर दिया, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो आपने 10 नॉन परमानेंट मेंबर कर दिए, लेकिन वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं, ठीक है। उनकी ज़्यादा चलती भी नहीं है, वीटो पावर के आगे वो नॉन परमानेंट मेंबर भी फेल हैं। और फिर उसके बाद में जो ये 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं ये अपने हिसाब से काम कर रही हैं। अपने हिसाब से काम करने का मतलब है भाई रशिया यूक्रेन का वॉर का मुद्दा ले लो। अब रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार आलोचना करने के लिए यहाँ पर जब साथ में बैठते हैं सब लोग, रशिया वीटो कर देता है, मामला ख़त्म। वीटो कर दिया तो कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, कोई बिल पास ही नहीं होगा। ऐसी चाइना है, चाइना ताइवान का इशू है, ताइवान को कोई मैटर उठाओगे चाइना वीटो कर देगा, ठीक है। यूएस यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है दूसरे कंट्रीज़ को। तो सब यहाँ पर ये जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं इनको आपने जो वैल्यू दी है ये आपस में अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर उन पावर का यूज़ कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए था यह दुनिया भर के इंटरेस्ट के लिए। भाई वर्ल्ड वॉर के समय पर ये सब कंट्रीज़ आपस में भिड़ रही थी और आज साथ में बैठकर यहाँ पर ये रूल कर रही हैं। इंडिया को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो अपॉर्चुनिटी भारत को नहीं मिली। अब इतिहास देखोगे तब भी भारत की पॉपुलेशन बहुत थी और आज भी बहुत है, और भारत का पार्टिसिपेशन, जैसे यूएन का एक ऑपरेशन चलता है पीस कीपिंग ऑपरेशन, दुनिया भर में पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाते हैं, तो भारत का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा होता है, भारत के लोग सबसे ज़्यादा उसको ज्वाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, हम भी यहाँ पर चीज़ों को बदलना पड़ेगा। कुछ और कंट्रीज़ हैं जो वेट कर रही हैं, उनको भी ये परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, उनकी ये मेंबरशिप हम छोड़ नहीं सकते। आपने जो थोड़े बहुत बदलाव किए उन बदलाव से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ये सेंचुरी बदल चुकी है। अभी यहाँ पर कुछ और चेंजेस यहाँ पर होने बाकी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर राइटर ने एक और चीज़ मेंशन की है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे कई सारी कंट्रीज़ हैं जैसे आपस में भिड़ जाती हैं। पाकिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना है, यूएनएससी के अंदर में किसी ना किसी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई देश बैठा है,
और पता है ये सारी कंट्रीज आपस में भिड़ भी रही हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि भाई अब परमानेंट मेंबरशिप चलो इन 5 मेंबर से बढ़ाकर कुछ और मेंबर्स ऐड करे जाएँ तो किसको ऐड किया जाए? सब अपने आप में खास हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील की बात करेंगे लैटिन अमेरिका में, तो ब्राज़ील यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। अर्जेंटीना मैक्सिको की बात करेंगे तो उनके आइडियाज़ अलग हैं। पोर्चुगीज़ की बात करेंगे तो अलग पॉइंट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह बोला जा रहा है, अफ्रीका की बात करोगे तो अफ्रीका बोलता है भाई हम 54 देश हैं, हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। नाइजीरिया यहाँ पर हिस्टोरिकली सबसे बड़ी इकॉनमी आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका के अंदर में। साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया। इजिप्ट की यहाँ पे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, वो ये बोलता है भाई हर एक कंट्री का अपना इंपॉर्टेंस है, वो सब ये बोल रहे हैं। तो इसके बेसिस पर या फिर ये हो सकता है एक दूसरा प्रपोजल ये भी आया कि आप परमानेंट मेंबर को लेकर एक दूसरा सेमी परमानेंट मेंबर का एक पूरा का पूरा ब्रांच बना सकते हो, उसमें कुछ और परमानेंट मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। जो भी करो लेकिन कहीं ना कहीं इन देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ये राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया। साथ ही साथ में शशि थरूर साहब ये भी बोलते हैं ये पूरी जो दुनिया है ना, यहाँ पर जैसे हम सभी कंट्री साथ में चल रहे हैं तो यूएनएससी के अंदर में भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम ये नहीं कर पाए तो समझ लेना यूएनएससी जो है वो आज के समय पर बेकार हो चुका है, इनइफेक्टिव वे में काम कर रहा है, इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल है भी नहीं। और जो कि बिल्कुल रियलिटी भी है दोस्तों। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके अंदर में जो चेंजेस होने ज़रूरी हैं, है ना, उसके ऊपर हमें एक बार जो है ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। तो यूएनएससी क्या है मैंने आपको ये बता दिया, कैसे एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, कौन से 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, कॉम्पोजिशन क्या है, 5 मेंबर्स परमानेंट हैं, 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना। इंडिया की मेंबरशिप की बात करेंगे तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना है, अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं बना है। लेकिन पिछले कुछ समय पर यूएनएससी ने अपना जो रेलिवेंस है, अपना जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर पूरी तरह से खो दिया है। जो वीटो पावर है इन परमानेंट मेंबर्स के पास में वो गलत उपयोग कर रहे हैं। यूपीएससी ने 2009 में यही इसी प्रकार से सवाल पूछ लिया। सवाल क्या था? सवाल ये था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन बचे 10 मेंबर्स वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो बचे हुए 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनको इलेक्ट किया जाता है कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए यहाँ पर इनको इलेक्ट किया जाता है। अभी मैंने आपको बार बार पढ़ाया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का। उसके बाद में लास्ट में एक और आर्टिकल था, जैसे मैंने आपको बोला ये आप लोग समझ सकते हो। अभी हम न्यूज़ क्लिक की बात कर रहे थे ना, जो एडिटोरियल डिस्कस किया था, तो हुआ क्या, ये जो न्यूज़ क्लिक है इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने यहाँ पर चाइना से फंडिंग ली है। ये न्यूज़ क्लिक के डायरेक्टर फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रबीर। बोला जा रहा है कि न्यूज़ क्लिक जो ये पोर्टल है इसको वर्ल्ड मीडिया हॉलीडे एलएलसी की साइट से यहाँ पर पैसा मिला है, फंडिंग मिली है। यहाँ पर नेवेली रॉय सिंघम है, ठीक है, ये यूएस का सिटीजन है जो कि चाइना में रह रहा है। तो चाइना की साइड से यहाँ पर फंडिंग आई है करोड़ों रुपए की, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर ने खैर मना किया है, लेकिन उसको लेकर जो सीबीआई है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ पर इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत यहाँ पर जो ये केस है उसको रजिस्टर कर लिया है न्यूज़ क्लिक के खिलाफ में, ठीक है। तो सीनियर ऑफिशियल है सीबीआई का, उनका कहना यहाँ पर यह है कि ये कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आई है उससे ये पता चलता है कि जो ये न्यूज़ क्लिक है इन्होंने कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो लिया है, ठीक है। और इनके जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्शंस ऐसे लोगों के साथ में नहीं होने चाहिए थे, वैसे कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब इन लोगों को सबको देखा गया, सबको पकड़ा गया, जर्नलिस्ट या फिर न्यूज़ क्लिक से जितने भी लोग जुड़े हुए थे सबके ऊपर यहाँ पर रेड पड़ी है, सबका डिटेल से इन्वेस्टिगेशन किया गया है। तो उसके बेसिस पर पता चला यहाँ पर कि ये जो लोग हैं ये सिंघम के साथ में कॉन्टैक्ट में भी हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। सिंघम बेसिकली कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, ये यूएस का सिटीजन आपको देखने को मिलेगा, नेवाली रॉय सिंघम। तो इन लोगों के कॉन्टैक्ट इसके साथ में भी हैं। प्लस यहाँ पे कुछ और ईमेल्स वगैरह पाई गई हैं, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है मैप को लेकर, और मैप ऑफ इंडिया बिना किसी कश्मीर के, बिना किसी अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश को एक डिस्प्यूटेड एरिया दिखाया गया है। ऐसे भी डिस्कशंस यहाँ पर पाए गए इनके ईमेल के अंदर में। तो उस बेसिस पर यहाँ पर जो सीबीआई है उन्होंने एफसीआरए केस रजिस्टर किया और बोला यहाँ पर कि न्यूज़ क्लिक ने यहाँ पे वॉयलेशन किया है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत यहाँ पर ये जो न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है इनको बाहर से पैसा लेने की इजाज़त नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर इतना पैसा लिया, एक लिमिट को क्रॉस किया, है ना, और इसकी वजह से यहाँ पर एफसीआरए के तहत क्योंकि इन्होंने इस नियम का वॉयलेशन किया है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर एफसीआरए के तहत इनके ऊपर केस रजिस्टर किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपने थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, स्पेशली एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपने ज़रूर से पता होनी चाहिए। आओ समझेंगे इसको डिटेल से। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में यहाँ पर एफसीआरए आता है, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों लेकर आया गया? देखो बाहर से, क्योंकि नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तोड़ दो दोनों को। फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर में, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर कानून है, पर्टिकुलर एक्ट है। सिंपल। इस रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है? क्योंकि दोस्तों सीबीआई के अकॉर्डिंग पता ये चलता है
कि हमारे पास में 22 लाख NGOs हैं, उनमें से 10% NGO ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अपना कुछ भी डिटेल्स फाइल नहीं करते हैं। 10% यहाँ पर NGO आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, सॉरी केवल 10% NGO ऐसे हैं जो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स को फाइल करते हैं। उसके अलावा कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो यहाँ पर कोई भी अपनी डिटेलिंग्स वगैरह फाइल नहीं करती हैं। उनके पास में फ़ंड आता है तो कई बार उस फंड का गलत तरीके से यूज़ भी किया जाता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो इसी के लिए यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकर आया गया था और इस FCRA के तहत जो भी बाहर से विदेशी मुद्रा आता है उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है। तो दोस्तों FCRA क्या करता है, फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। इस पैसे का गलत उपयोग ना हो सके, हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए उपयोग ना हो सके, इसके ऊपर ध्यान रखता है। इस एक्ट को सबसे पहली बार 1976 में लेकर आया गया था, फिर बाद में 2010 में 2020 में इसमें अमेंडमेंट्स भी करे गए, कुछ बदलाव भी करे गए। 2010 में जो अमेंडमेंट किया गया था इसके तहत सरकार को और बहुत सारी पावर्स दे दी गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये FCRA है इसको कौन लागू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लागू करता है। दोस्तों FCRA में ये भी एक अमेंडमेंट हो चुका है कि जो भी यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल NGO हैं, NGO को ज़्यादा FCRA के अंदर में फंसाया जाता है, ठीक है, या फंसती हैं NGO। तो NGO को जो अपना मेन बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर SBI में, जो खासकर दिल्ली के अंडर में, ठीक है, दिल्ली में जो SBI का मेन ब्रांच है वहाँ पर इनको अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करवाना पड़ेगा, जिसके तहत यहाँ पे जो भी फंडिंग आएगी उसको यहाँ पर FCRA अच्छे से मॉनिटर कर सकेगा, मैनेज कर सकेगा। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट है, जिसके तहत जिसके अगेंस्ट में न्यूज़ क्लिक के ऊपर में जो केस है वो रजिस्टर किया गया है, क्योंकि इन्होंने बाहर से फंडिंग लेकर कुछ ना कुछ लॉज का वायलेशन किया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में जो ये नाम दिए गए हैं, सीलन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबैट, ग्रे चिंड, मिनिवेट, ये सब क्या है? तो ये सब बर्ड्स के नेम हैं, ध्यान रखना, ये सब चिड़िया की प्रजाति हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा डिस्कशन, आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ आपने जानी होंगी आज के इस लेक्चर से। प्रीलिम्स मेंस आपको सब में हेल्प करेगा। सीधा सीधा यहाँ पर आप पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर चीज़ों को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।